Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 18th ऑफ नवंबर 2023। तो गाइज आज है तारीख 18 नवंबर 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको यह वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, लाइव मिनट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी कि पूरे लेक्चर को अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनते हो, लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हो, तो इससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि हाँ मैंने आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। प्लस यहाँ से अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो उसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए फटाफट टेलीग्राम पर जाओ और वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो फटाफट इंस्टाग्राम पर भी जाओ और वहाँ पे जाके फिर से लिखना दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है रेड सेंडर्स के बारे में। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं आपको बता दूं कई सारे एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक को लेकर ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो क्या होता है रेड सेंडर यानी लाल चंदन की लकड़ी? पता होगा रेड सेंडर के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है ना, पुष्पा, जिसका नाम है। अभी हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। रेड सेंडर्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार हम इसको कवर क्यों कर रहे हैं। क्या इसको लेकर कोई चर्चाएं हुई हैं? क्या ये न्यूज़ में आया है? हाँ तो बिल्कुल ये न्यूज़ में आया है, तभी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ देखो हुआ क्या है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं, इन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि भारत को जो रेड सेंडर्स है भारत का, इसको आरएसटी से हटा दिया गया है, यानी कि रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड से रिमूव कर दिया गया है। ये जो आरएसटी है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे साइट्स का ही एक प्रोसेस माना जाता है, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी का। क्या है ये साइट्स, क्या है आरएसटी, क्या है रेड सेंडर, अब यहाँ पे सब धीरे धीरे करके समझेंगे टुकड़ों में। अभी तो फिलहाल ये आपको न्यूज़ बताई गई है, और वो जो न्यूज़ है वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका बैकग्राउंड डेटा। बैकग्राउंड डेटा में सबसे पहली चीज़ रेड सेंडर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों रेड सेंडर हमारा क्या है, जिसको हम लाल चंदन की लकड़ी बोलते हैं। ये भारत में कहाँ पे पाई जाती है? भारत में स्पेशली जो आंध्र प्रदेश का ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर पाई जाती है। अगर हम इसकी लोकेशन को देखने की कोशिश करें तो यह है इंडिया का मैप। हमें आंध्र प्रदेश जाना हो तो बिल्कुल हम चलेंगे भारत के सदर्न टिप पर। ये आप देख पाओगे, ये एक सदर्न स्टेट है आंध्र प्रदेश। अगर हम आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न पोर्शन को देखने की कोशिश करें तो दोस्तों ईस्टर्न साइड होगा ये वाली। तो इसी वाले रीजन में क्या है, ये रेड सेंडर यानी लाल चंदन वाली लकड़ी पाई जाती है। समझ गए? तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो रेड सेंडर है सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये भारत के अंदर आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है। समझ गए? अब यहाँ पे अगर ये लकड़ी हमें लगानी हो, यानी कि कहीं पर ग्रो करनी हो, तो कैसा क्लाइमेट चाहिए होगा? ये हमें चाहिए होगा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट होना चाहिए। उस क्लाइमेट में बहुत अच्छी तरीके से आप इस वाले पेड़ का जो ग्रोथ है वो कर सकते हो। अब बात आती है प्रोटेक्शन स्टेटस की, यानी कि जो ये रेड सेंडर है ये इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है? दोस्तों इसकी जो यूज़ है ना वो अलग अलग जगह पर किया जाता है। इसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हमको देखने को मिल जाती है, और वैसे भी इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। वैल्यू कैसे ज़्यादा है दोस्तों? यहाँ पर जो ये रेड सेंडर है, लाल चंदन की लकड़ी है, ये अपने थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जानी जाती है। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो डिमांड है पूरे एशिया में बहुत ज़्यादा है। एशिया के साथ साथ चाइना, जापान के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। इस चंदन की लकड़ी का यूज़ हम कॉस्मेटिक्स में करते हैं, जो दवाई वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें किया जाता है, फर्नीचर बनाने में किया जाता है, वुड क्राफ्ट हो गया, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, है ना, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे यहाँ पर गाना वगैरह बजाया जाता है।
तो उसके अंदर भी इस प्रकार की रेड सैंडर का यूज़ किया जाता है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बाकी बात करेंगे प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो IUCN के रेड लिस्ट में इस लकड़ी को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब है ये जो प्रजाति है इस पेड़ की वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में हमको देखने को मिलती है। और साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया है। अपेंडिक्स 2 में कवर करने का मतलब है जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वो इस लकड़ी का करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इस लकड़ी को शेड्यूल 4 में कवर किया गया, यानी कि इसको हाई प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवा रखी है। आप इलीगल तरीके से इसका व्यापार नहीं कर सकते। बहुत सारी रोक टोक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। समझ गए? तो दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्शन स्टेटस आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये बेसिक चीज़ें आपने सीधा सीधा दिमाग में बैठानी होंगी। बाकी हम बात करेंगे साइट्स के बारे में। साइट्स क्या है, अभी मैंने आपको इसका थोड़ी देर पहले फुल फॉर्म बताया था। फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म से आपको ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में हमारी दोस्तों जानवरों की स्पीशी और साथ ही साथ में जो हमारी पेड़ पौधे हैं प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज़, दोनों ही प्रजातियों को कवर किया गया है। ऐसी प्रजातियां जो कि ऑलरेडी बहुत खतरे में हैं, ठीक है, अब उनका व्यापार करना सही नहीं होगा, स्पेशली इंटरनेशनल व्यापार। तो उसी इंटरनेशनल व्यापार को लेकर ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, लेकिन कौन सी प्रजातियों के लिए? एंडेंजर्ड वाली स्पीशीज़ के लिए जो खतरे में है। तो ये क्या है? एक प्रकार का इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसको कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पे इसको फॉलो करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर इसका पूरी तरह से पालन करते हैं। साइट्स नाम का जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये लाया गया था जुलाई 1975 में, मतलब इसने काम करना तब से शुरू कर दिया। इस पूरे साइट्स का मेन मकसद क्या है? इसका मकसद मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंश्योर ये करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड एनिमल्स का, प्लांट्स का, वो ट्रेड घातक ना हो जाए। मतलब व्यापार करो वो एक लिमिट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो व्यापार कहीं ना कहीं उस पेड़ के लिए खतरनाक बन जाए, उस पेड़ की प्रजाति उससे ख़त्म हो जाए, या उस जानवर की प्रजाति को काफ़ी बड़ा खतरा पहुंच जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो इसके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि सभी को मानने पड़ते हैं। इस साइट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो सेक्रेटेरिएट है, जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है। ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द वन डे एग्जामिनेशन। सवाल ये आता है कि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं साइट्स का हिस्सा है, क्या भारत भी इसका हिस्सा है? जी बिल्कुल, इंडिया यहाँ पर साइट्स का हिस्सा बन चुका था 1976 में, और अभी तक हम यहाँ पे इसका एक पार्ट बने हुए हैं। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे साइट्स के RST प्रोसेस के बारे में। ये RST प्रोसेस क्या है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहे थे? RST के बारे में भी आपको मैंने बताया था ना, ये है रिव्यू ऑफ साइंटिफिक ट्रेड, सॉरी रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। अब नाम से पता चल रहा है दोस्तों, क्या पता चल रहा है? ये जो RST वाला कॉन्सेप्ट है हमारे साइट्स के अंदर में, इसका मेन मकसद क्या है कि जितना भी व्यापार हो रहा है इसके ऊपर एक निगरानी रखना। कहीं वो व्यापार जो ये कन्वेंशन है साइट वाला, इसके कानूनों को या इसके लॉज का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्पीशी का व्यापार हो रहा है वो स्पीशी कहीं खतरे में तो नहीं पहुँच रही है। उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, इसके नियम कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है ये पूरा का पूरा RST प्रोसेस। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है इस पूरे आर्टिकल को लेकर मिल चुकी है। रेड सेंडर, साइट्स वगैरह वगैरह क्या चीज़ है, सब कुछ क्लियर है। प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से हैंडल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, GS पेपर नंबर 3, अगेन एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हमको देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट करी गई है इस ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0 के अंडर, और यहाँ पे बताया गया है कि ओवरऑल जो टाइगर की पॉपुलेशन है, जो बाघ की संख्या है, वो 60% से इंक्रीज होती हुई नजर आई है। और आपको नाम से पता चल रहा होगा ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को 2010 में लॉन्च किया गया था। हमारा एक इनिशिएटिव था ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को वर्ल्ड बैंक लेकर आया था, और नाम से पता चल रहा है कि भाई ये जो प्रोग्राम है इसका मेन मकसद क्या है? टू सेव वाइल्ड टाइगर्स। जितने भी बाघ हैं उनको बचाना, उनकी संख्या को मेंटेन करके रखना, उनकी संख्या को बढ़ाना, क्योंकि ये टाइगर की पॉपुलेशन भी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो हमारे जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, घास फूस खाने वाले जानवर हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसे वाले जानवरों की, यानी कि जो प्रेडेटर वाले एनिमल्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, जिसमें टाइगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी चेन चलती है दोस्तों, ये आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, समझ गए? तो ये इनिशिएटिव इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि जो टाइगर की पॉपुलेशन घट रही थी उस समय पर, उसको मेंटेन करके इंक्रीज किया जा सके, और उसमें ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। अभी यहाँ पर 60% से ये जो कह सकते हो कि पॉपुलेशन है टाइगर की, वो इंक्रीज़ हुई है। स्पेशली कौन कौन से रीजन में? यहाँ पे टोटल
13 आपको ऐसे देश देखने को मिलते हैं। वो 13 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड लास्ट वियतनाम। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया था, क्योंकि यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन तेज़ी से कम हो रही थी। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के बाद में अभी ये जो पॉपुलेशन है वो वापस से रिवाइव होती हुई नज़र आई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये GTRP 2.0 है ये क्या है, तो आपको बता देना है भाई, इसका मेन मकसद यही है टाइगर की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। और अभी 2.0 का मकसद यहाँ पर यह है कि भाई आगे 2023 से लेकर 2034 तक, यानी कि फर्दर आगे 10 साल के लिए यहाँ पे टाइगर्स की प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करना। समझ गए? चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पूरे देश भर में, सॉरी देश भर में नहीं, पूरे दुनिया भर में जो टाइगर कंजर्वेशन का स्टेटस है, यानी किस तरीके से हम टाइगर्स को यानी बाघ को बचा रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है पूरे दुनिया में, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो वाइल्ड टाइगर स्टेटस है, ये जो जंगली बाघों का स्टेटस है हमारा, ये सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स देखने को मिलेंगे। रशिया में भी आपको कुछ टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे बोला जा रहा है पिछले कुछ सालों में 60% से ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। स्पेशली कौन से देश में? भूटान, म्यांमार, कैम्बोडिया, लाओ, पीडीआर, वियतनाम, यहाँ सभी जगह पर। एक समय पर यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी, बट कुछ प्रोग्राम्स के माध्यम से यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन को इम्प्रूव किया गया। इंडिया भी एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। भारत में एक समय पर टाइगर की पॉपुलेशन 3167 के आसपास, यानी कि 3167 के आसपास थी 2022 में। और हमने इस साल ये टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ की है। नेपाल ने भी यहाँ पे अपनी टाइगर की पॉपुलेशन को 3 गुना बढ़ा दिया है। समझ गए? तो ये है यहाँ पर टोटल स्थिति टाइगर्स को लेकर। अब टाइगर्स को लेकर कुछ और बेसिक डेटा जानना है तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये आप देख पाओगे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं, वो देश ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको दिखाया। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करेंगे तो टाइगर को IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, ध्यान रखना। और साइट्स के कैटेगरी, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया, यानी कि जो उसका इंटरनेशनल ट्रेड है वो आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते हो। और WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। अगेन यानी कि इसका जो कह सकते हो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की गई है। इसका शिकार वगैरह नहीं कर सकते, शिकार करोगे तो यहाँ पर एक पेनल्टी चार्ज की जा सकती है, सज़ा हो सकती है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ गए? तो ये दोस्तों यहाँ पर टाइगर्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। ये फ़ोटो डाउनलोड कर लेना PDF से, आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकता है। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो। डेली बेसिस पे हमारा टारगेट होता है 2000 लाइक्स पहुँचाने का। कभी ये लाइक 1.8K पे रुक जाते हैं, कभी 1.7 पे या कभी 1.9 पे। यार 2000 लाइक्स का टारगेट आप पहले पहुंचाया दिया करते थे, फटाफट आपने पहुंचाना है। और डेली बेसिस पे कई सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। 12 से 15 हज़ार लोग देख रहे हैं, अगर आप सभी लोग एक बार लाइक का बटन ठोक दोगे तो कम से कम आराम से 2 या 5 तक आराम से पहुंच जाया करेगा। इससे यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है। आपको लगता होगा यार कि मतलब क्या ही करें, आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है ना, कुछ करना थोड़ी ना है, लेकिन इससे बहुत बड़ा जो सपोर्ट है वो मुझे मिलता है। समझ गए? चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग पोर्चुगीज़ कॉइन्स के ऊपर में। अगला आर्टिकल GS पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पोर्चुगीज़ कॉइन्स है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे एक ज़माने में। हुआ क्या है, पहले मैटर क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में एक फार्मर है, नॉर्थ गोवा से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ गोवा में स्पेशली एक गाँव है ननोदा बाम्बर विलेज। वहाँ पर क्या हुआ, खुदाई कर रहे थे, ये मिट्टी वगैरह खोद रहे थे। इनके हाथ में एक घड़ा आ गया, एक पॉट हाथ लग गया। उस पॉट में 832 कॉपर के कॉइन्स मिले हैं। 832 दोस्तों यहाँ पर जो कॉपर के कॉइन्स है वो यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है ये जो कॉइन्स हैं ये गोवा में ही बनाए गए थे। गोवा में यहाँ पर इनको मिंट किया गया था लगभग 16th और 17th सेंचुरी के आसपास। इतने पुराने कॉइन हैं, यानी उस समय पर जब पोर्चुगीज़ का पूरा शासन चल रहा था उस दौरान यहाँ पर इन कॉइन्स को बनाया गया। तो ये अभी फाउंड करे गए हैं जिसकी वजह से न्यूज़ में है। समझ गए गोवा कहाँ पर है? चलो फटाफट पहले मैप में देख लेंगे, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं हर एक चीज़ को मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलूँ। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक बिल्कुल फ्रेश बंदा आया हो जिसको कुछ भी नहीं पता हो, वो आज से करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा हो कर रहा हो, उससे भी हर चीज़ समझ में आए, मेरा ये पर्पस है। इस वजह से मैं यहाँ पे बार बार मैप्स दिखाता हूँ, क्योंकि कई सारे लोग कंप्लेंट करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, सर आप इंडिया का मैप इतनी बार दिखा चुके हो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमें दिखा चुके हो, रट चुकी हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे पता है तो आप इतना थोड़ा सा पढ़ स्किप कर दिया करो यार, है ना। आप यहाँ पर इतने बड़े एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना कर सकते हैं। चलो
गोवा को देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको गोवा दिखेगा, ठीक है। गोवा की कैपिटल है पणजी। ऊपर आपको महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा, नीचे कर्नाटका देखने को मिल जाएगा, जो कि गोवा के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। गोवा के वेस्टर्न साइड में आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाता है। समझ गए? चलो आगे आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे गोवा के बारे में, लेकिन उससे पहले गोवा के अंदर ये पोर्चुगीज़ कॉइन्स पाए गए हैं। तो ये जो सिक्के हैं, पहले पोर्चुगीज़ कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों 16th और 17th सेंचुरी के समय पर जब पोर्चुगीज़ का पूरी तरह से शासन था गोवा के ऊपर, तो उस समय के लोगों ने कॉइन्स यानी सिक्के जारी करना शुरू किया। वो सिक्के सोने के, कॉपर के, चांदी के हुआ करते थे। ये गोवा से यहाँ पर सिक्के इशू होना स्टार्ट हुए। ये जो गोल्ड कॉइन्स हुआ करते, जो सोने के सिक्के थे, उनको नाम दिया गया क्रूजेडो और मैनुअल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो या लिख लो। मैं कहूँगा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में क्रूजेडो और मैनुअल ये चीज़ें न्यूज़ में थी, बताओ ये क्या है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बता देना है भाई, ये गोल्ड कॉइन्स है, ये यहाँ से न्यूज़ में बना है। समझ गए? और इतने नहीं दोस्तों, यहाँ पर कुछ और प्रकार के गोल्ड कॉइन भी जारी करे गए, जिसमें यहाँ पर नाम है मेयो मैनुअल, ठीक है, और मेयो एस्प्रा। एस्प्रा जो है यहाँ पर, ये सिल्वर वाले कॉइन थे, ये इशू करे गए थे। इन कॉइन्स के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन, क्राइस्ट का साइन वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कुछ और डिज़ाइंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पर लिखने में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। कुछ किंग्स के फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये इंडो पोर्चुगीज़ कॉइन्स थे दोस्तों। समझ गए? अब जो गोवा के गवर्नर थे, गोवा के गवर्नर ने इन सिक्के को इशू करना सस्पेंड कर दिया। कब? 1519 में, 1519 में यहाँ पर सिक्के जारी करना बंद कर दिए गए, सस्पेंड कर दिया गया गोवा के गवर्नर के माध्यम से। लेकिन क्या होता है, कुछ सालों बाद यानी कि 1549 में इसके बाद फिर से गोल्ड और सिल्वर के यानी कि सोने और चांदी के सिक्के वापस से री इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और उस समय के दौरान जो पोर्चुगीज़ लोग थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एपोस्टल सेंट थॉमस को अपना एक सेंट की तरह अडॉप्ट कर लिया इंडिया के अंदर। अब क्या होता है, तब से यहाँ पर डिसाइड किया गया कि जो सेंट थॉमस हैं, उनकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ड्रॉ की जाएंगी सिक्कों पर। तो इंडियन सिक्कों के ऊपर में जो पोर्चुगीज़ ने बनाए थे, उसमें सेंट थॉमस के जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर तैयार करवाए, वो यहाँ पर बनवाए। समझ गए? तो ये पोर्चुगीज़ सिक्के के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। अब थोड़ा सा हम डिस्कस ये भी करेंगे कि भारत का जो एंगेजमेंट है पोर्चुगीज़ के साथ में, स्पेशली गोवा के अंदर, वो किस तरीके का था। तो दोस्तों यहाँ पर वास्को ड गामा का नाम तो सबने सुना होगा, बचपन में कभी ना कभी सुना होगा। भाई यहाँ तक पहुँच चुके हो, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर से सुना होगा। वास्को ड गामा पहले पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर पर्सन थे जो भारत पहुँचे थे समुद्र के ज़रिए। कब? 1498 में। और कहाँ पे पहुँचे? कैलीकट में, जो मालाबार कोस्टल रीजन है वहाँ पर। और इनका स्वागत भी किया गया, वहाँ के जो लोकल रूलर थे ना, ज़ैमोरिन, उन्होंने यहाँ पर स्वागत किया। अब क्या होता है, एज अ ट्रैवलर तो आए, यानी कि ट्रैवल करते करते इंडिया पहुँच गए वास्को ड गामा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बाद में एज अ कोलोनाइज़र भी ये देखने को मिले। बाद में उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, पूरे एरिया को कोलोनाइज करने की कोशिश की। कब? अब ये देखते हैं। तो 1498 में वास्को ड गामा आए और 1505 में, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहले वॉइसरॉय बन जाते हैं पोर्चुगीज़ इंडिया के। समझ गए? और इन्होंने यहाँ पर अपना पूरा बेस बना दिया कोचिन के अंदर। इन्होंने खुद ज़ैमोरिन के साथ में यहाँ पर लड़ाई लड़ी, इसके खिलाफ, ज़ैमोरिन के खिलाफ में, कैलीकट के अंदर में जो ज़ैमोरिन ऑफ कैलीकट था उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ी, ठीक है। और साथ ही साथ में जो इजिप्ट के ममलुक्स थे उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि ये सब लोग क्या कर रहे थे, भारत में जो मसाले होते हैं ना, उनका व्यापार चल रहा था, बहुत पैसा छाप रहे थे। उसी व्यापार को लेकर दोस्तों क्या होता है, आपस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और इन लड़ाइयों में यहाँ पर पोर्चुगीज़ उभर कर निकल कर आते हैं। साथ ही साथ में एफांजो डे एल्ब्यूक्वेरी, ये यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा। ये 1510 की बात है। इन्होंने क्या किया, गोवा को कैप्चर कर लिया, बीजापुर सल्तनत से पूरी तरह से कैप्चर करके अपने अंडर में ले लिया। 1510 तक गोवा यहाँ पे पोर्चुगीज़ के अंडर में पहुँच गया। और गोवा को यहाँ पे दोस्तों पोर्चुगीज़ स्टेट ऑफ इंडिया का कैपिटल बना दिया गया। तो इस तरीके से ट्रैवलिंग से स्टार्ट होकर कॉलोनाइजर बन गए, और फिर उसके बाद में इनका पूरा शासन ही आ गया पोर्चुगीज़ का, गोवा के अंदर स्पेशली। तो जो पोर्चुगीज़ रूल था दोस्तों गोवा के अंदर में, ये 450 साल तक रहा। 1510 से लेकर 1961 तक आप ये लगाओ, हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में। उसके बाद भी यहाँ पर दोस्तों पोर्चुगीज़ कहीं ना कहीं गोवा को कंट्रोल कर रहे थे, वो तो हमने भगाया है। और इस पीरियड के दौरान यहाँ पर जो गोवा है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस और कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन चुका था, जिसको रोम ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाया कर रहा था।
अब क्या होता है, गोवा के लिए भारत ने लड़ाई लड़ी, गोवा को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, पोर्चुगीज़ को भगाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो जो ये लिबरेशन हुआ है, गोवा को हमने छुड़ाया है पोर्चुगीज़ के इस शासन से, ये भारत सरकार ने दिसंबर 1961 में किया। 36 घंटों तक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। तब गोवा को यहाँ पर इंडिया में ऐड किया गया। ऐड भी क्या किया गया, स्टार्टिंग में तो पहले हमने पोर्चुगीज़ के रूल से आज़ाद किया, फिर बाद में कुछ सालों बाद 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया भारत सरकार ने, और गोवा हमारे भारत का 5वां राज्य बन गया था। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री देखने को मिलेगी। वैसे मैं इस हिस्ट्री को और ज़्यादा विस्तार में बता सकता था, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बट मैंने आपको थोड़े बहुत एस्पेक्ट बताएं, स्पेशली पोर्चुगीज़ का रूल गोवा के अंदर में, और कुछ स्पेशल चीज़ें गोल्ड कॉइन्स को लेकर। तो यानी कोई भी क्वेश्चन बनेगा, आप तैयार हो उसको हैंडल करने के लिए। थोड़ा स्क्रीन से हट जाओ, कहीं निकल के ना जाए। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग न्यू गैको स्पीशी के बारे में। अब यार ऐसी स्पीशी कई बार न्यूज़ में रहती हैं, बड़ी सारी स्पीशी मिलती रहती हैं, आर्टिकल मुझे दिख जाता है, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया है, तो मैंने सोचा इसमें कवर कर लिया जाए। तो न्यू गैको स्पीशी, गैको क्या है, एक तरीके से छिपकली दिखाई पड़ती है, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि एक टीम ऑफ साइंटिस्ट, हमारे सारे साइंटिस्टों की पूरी टीम, रिसर्चर्स की टीम, इन सब ने मिलकर मिजोरम में ये एक नई प्रकार की छिपकली को डिस्कवर किया है, इसकी नई प्रजाति को डिस्कवर किया है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये नई गैको की स्पीशी चर्चा में है। तो कहाँ से डिस्कवर किया, मिजोरम से। चलो फटाफट इंडिया के मैप पर फिर से आओ। मिजोरम कहाँ पर है दोस्तों, मिजोरम हमारा एक नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सा वाला हिस्सा है, ऑब्वियस ही बात है ये वाला। इस वाले हिस्से में जस्ट नीचे मिजोरम। मिजोरम तो भाई बेसिकली आज आप सुन रहे हो ये कारण हो गया, आज से 2 दिन पहले भी चर्चा में था, पता होगा क्यों भैया। म्यांमार के अंदर में काफ़ी सारे एयर स्ट्राइक्स हुई, म्यांमार से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो निकल कर मिजोरम में पहुंच रहे हैं। मिजोरम में आज के समय पर 11,000 से ज़्यादा म्यांमार के लोग हैं जो कि एज अ रेफ्यूजी शरण लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस वजह से भी मिजोरम चर्चा में है। तो यह है मिजोरम, जिसकी कैपिटल है एजावल। मिजोरम कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। फॉर एग्जांपल मणिपुर भी लंबे समय से न्यूज़ में बना हुआ है, सबको पता है। देन उसके बाद में यहाँ पर आता है असम के बाद में आता है यहाँ पर त्रिपुरा। दोस्तों ये स्टेट्स हैं जो कि मिजोरम के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। मिजोरम बांग्लादेश के साथ में भी एक बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है, और पीछे म्यांमार तो है ही। सिंपल, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। यहीं पर इस नई प्रजाति को डिस्कवर किया गया है, गैको की स्पीशी, और इस स्पीशी का जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है सिर्टोडैक्टिलस वेरेंगेटेंसिस। ठीक है, ये इसका नाम है। आपसे यही लेकर पूछा जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन बना भी, वैसे बनेगा नहीं, अगर बन गया तो ये नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ भैया ये हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है, तो बता देना है ये गैको की एक स्पीशी है। समझ गए। चलिए आगे आते हैं। दोस्तों ये जो स्पीशी है केवल और केवल मिजोरम में ही पाई जाती है। हमारे पूरे दुनिया में इस प्रकार की छिपकलियों की 335 प्रजातियां हैं, जिसमें से 42 इंडिया में पाई जाती हैं। गैको क्या है, रेप्टाइल, एक तरीके का रेंगने वाला जानवर, जो कि सभी कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। केवल एंटार्क्टिका को छोड़कर, वहाँ इतनी ठंड है, कैसे रहेगा। कलरफुल लिजर्ड्स होती हैं, कई सारे कलर्स इनके ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। गैकोस कई सारी अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं। ज़्यादातर छोटे साइज़ की छिपकलियाँ होती हैं, और ज़्यादातर ये नॉक्टर्नल रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि रात में जागने की आदत होती है इनकी। ठीक है, चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में नाइपर रिवर के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और मैं आपको बता दूं ये जो लोकेशन है स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही मैंने द हिंदू के वीडियो में बोला भी था कि भाई नाइपर रिवर को मैप में देख लेना, नहीं देखा है तो डोंट वरी, यहाँ पे मैं आज आपको इसको कवर करवाने वाला हूँ। तो रशिया की मिलिट्री ने हाल ही में बोला है कि इनकी फोर्सेस ने कोशिश की है कि भाई यहाँ पर इनकी फोर्सेस ने क्या किया है, यूक्रेन को इस नदी के ऊपर ब्रिज बनाने से रोका है। इस चक्कर में दोस्तों यहाँ पर ये जो नाइपर रिवर है वो चर्चा में है, क्योंकि इसी नदी के ऊपर ब्रिज के बनाने के बारे में डिस्कशंस हुए। तो ये आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है नाइपर रिवर। डी साइलेंट है, बाकी नाइपर इसको आप पढ़ सकते हो। ये हमारे पूरे यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइपर रिवर पूरे यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, कहना नहीं भाई, मैं पढ़ के आया हूँ घर से, सबसे बड़ी नहीं है, चौथी सबसे लंबी नदी है वो। ठीक है, सबसे लंबी कैसी है पूरे, वैसे पूरे यूरोप में सबसे लंबी नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट है वोल्गा, दूसरी है दानूबे, और तीसरी है उराल। इसके बाद चौथे नंबर लगता है किसका, नाइपर का। इस वजह से ये एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रशिया में दोस्तों यहाँ पर इस नाइपर नदी को नेपर बोला जाता है। ठीक है, यूक्रेनियन के अंदर इसको नेप्रो बोला जाता है, और बेलारूसियन में इसको न्याप्रो बोला जाता है। क्योंकि ये तीनों देश यहाँ पर इसको अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये नदी का जो एक ताल्लुक, एक कनेक्शन है, वो इन तीनों के तीनों देशों के साथ में है।
ये नदी ये है रिवर नाइपर। वैसे अगर आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो ऐसे घूमकर ऊपर रशिया से निकल कर आती है ये, है ना। ऊपर रशिया से कई सारे स्टेट से गुजर कर आकर बेलारूस से गुजरते हुए, इस चक्कर में रशिया ने अपना नामकरण कर रखा है, बेलारूस ने अपना, और फिर ये नदी ऐसे बह कर आकर पूरे यूक्रेन को दो हिस्से में बांटती है। ये आप दोस्तों देख पाओगे, ये यहाँ पर नदी रही और इसने पूरे यूक्रेन को दो हिस्सों में बांट कर सीधा जाकर ये हमारे ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है, ब्लैक सी में जाकर खाली हो जाती है। समझ गए लोकेशन? आई होप आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके हो। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं इसके कोर्स की, कहाँ से निकलती है ये। तो रशिया से निकलती है दोस्तों ये नदी, स्पेशली कहाँ से, जो लो वोल्दे हिल्स हैं वेस्ट ऑफ मॉस्को में, वहाँ से। उसके बाद में 1368 माइल्स तक का इसका पूरा लेंथ है, जो कि रशिया, बेलारूस, यूक्रेन को कवर करते हुए ब्लैक सी में गिर जाती है। अभी मैंने आपको ऑलरेडी मैप में दिखा दिया। रशिया के कई सारे स्टेट से गुजरती है ये। रशिया के शहर हैं, स्पेशली यहाँ पर कौन सा, स्मोलेंस्क हो गया, साथ ही साथ में यहाँ पर दोरोगोबुज हो गया, तो यहाँ से नदी गुजरती है। साथ ही साथ में बेलारूस के कुछ एरिया, मोगिलेव हो गया, है ना। उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हो यूक्रेन की कोई एरिया हो गया, ज़ैपोरोजिया, निप्रो, यूक्रेन के कई सारे एरिया से यहाँ पर ये नदी गुजरती है। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये नदी गुजर रही होती है ना, तो इसमें आसपास से छोटी छोटी जो और भी नदियाँ आ रही हैं वो सब आकर इसमें मिल जाती हैं। जब छोटी छोटी नदियाँ आकर बड़ी नदी में मिलती हैं तो इन छोटी नदियों को क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं दोस्तों। इसको हम हिंदी में सहायक नदियाँ बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ। चलो अब दोस्तों यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो नाइपर नदी है, इस नाइपर नदी की 32,000 से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहती है वो केवल 4-5 हैं, जिनके नाम है सोश, देसना, त्रुबिस, साथ ही साथ में बिलोजेरका, द्रुत, बेरेजना, देन साथ ही साथ में प्रिप्यात रिवर्स। ये कुछ रिवर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज का जो थंबनेल वाला आर्टिकल है दोस्तों वो इसी पूरे टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हाल ही में इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि इजराइल ने इस एरो 3 मिसाइल सिस्टम का यूज़ किया था ईरान के हूदी रेबल्स के खिलाफ। आपको पता होना चाहिए ये जो हूदी रेबल्स हैं ये यमन में हैं। यमन से हाल ही में मिसाइल दागा गया था इजराइल की साइड में, और इजराइल ने यमन का मिसाइल हवा में ही मारकर गिरा दिया। और हवा में जो मारकर गिराया है, किसकी मदद से गिराया है, इसी एरो 3 मिसाइल के मदद से यहाँ पर दोस्तों ये हूदी मिसाइल गिरा दिया है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, ध्यान रखना। एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है ये? तो एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी दुश्मन का मिसाइल हवा में उड़कर आ रहा है तो हवा में मारकर गिरा देगा ये मिसाइल सिस्टम। इस मिसाइल सिस्टम को किसने बनाया है? इस पूरे सिस्टम को बनाया है दो देशों ने साथ में मिलकर। एक तो हो गया खुद इजराइल की कंपनी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, और दूसरा हो गया अमेरिका की कंपनी मिसाइल डिफेंस एजेंसी। और दोनों ने मिलकर दोस्तों यहाँ पर इस पूरे डिफेंस सिस्टम को तैयार करके 2017 में तैनात कर दिया था। इजराइल के लिए बेस्ट है, और इजराइल ने इस पूरे जंग में पहली बार इस मिसाइल का यूज़ किया है। इस वजह से इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मेन काम क्या है? अपने आप को डिफेंड करना। इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंटरसेप्टर्स हैं जो कि दुश्मन के मिसाइल को हवा में मारकर गिराने की ताकत रखते हैं। इसकी रेंज, इस मिसाइल की रेंज 2400 किलोमीटर के आसपास है, और कह सकते हो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये यहाँ पर जितने भी खतरे होंगे उनको मारकर निपटा सकती है। इसमें अर्ली वार्निंग, फायर कंट्रोल रडार, इन सब चीज़ों को रखा गया है। कैसे काम करती है? तो हिट टू किल टेक्नोलॉजी इसका यूज़ करती है। जो भी इनकमिंग मिसाइल आ रही है, जो भी बाहर से मिसाइल आ रही है, उसको सीधा हिट करके ख़त्म करना, ये वाली टेक्नोलॉजी दोस्तों इस मिसाइल सिस्टम में लगी हुई है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। और एक और बात, ये जो मिसाइल है जब इसको हम लॉन्च करते हैं ना, तो लॉन्च करने के बाद इसके डायरेक्शन वगैरह को चेंज किया जाता है कि भाई दुश्मन की मिसाइल कहाँ पे आ रही है, तो वो पॉइंट पर यहाँ पर इसको बाद में भी हम सेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल। अगले आर्टिकल में बिरसा मुंडा जी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। हमने अपने कल वाले, पता होगा, द हिंदू के वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन ये न्यूज़ में है तो हमें दोनों वीडियोज़ में कवर करना ज़रूरी है। रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में जाकर एक स्पीच भी दी है बिरसा मुंडा जी के बर्थ एनिवर्सरी पर, जिस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला चर्चा में है। बिरसा मुंडा जो कि एक फोल्क हीरो, एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। ये ट्राइब्स के लिए बहुत लड़े, स्पेशली जो मुंडा ट्राइब होती है ना, मुंडा जो ये ट्राइब थी, पूरी जनजाति का समुदाय था, इनके हकों के लिए बहुत लड़े अंग्रेजों से। कई सारे मूवमेंट्स यहाँ पर इन्होंने चलाए। तो ये जो बिरसा मुंडा थे, इन्होंने अपना जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो बिहार और झारखंड बेल्ट्स में स्टार्ट किया गया था। उस समय पर सब एक था, बाद में झारखंड अलग हो गया, आपको पता होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मुंडा थे, ठीक है, इन्होंने कई सारी तरीके से क्या करा, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की कोशिश की, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, इनके ज़मीनों को कब्जा रहे थे, इनको इनसे मजदूरी करवा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया कि जो ज़मीनें हैं हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ की वो उनके पास रहनी चाहिए, और इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक पूरा विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। 1894 में इन्होंने यहाँ पर पूरा रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और साथ ही साथ में इसी वजह से इनको धरती आबा यानी कि फादर, अर्थ फादर के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने यहाँ पर जो इनके प्रिंसिपल, इनके सिद्धांत थे हिंदू रिलीजन के, उसको पूरा उसका विस्तार, उसका प्रसार किया सभी लोगों में, क्योंकि उस समय पर जो अंग्रेज थे वो बहुत सारे कन्वर्जन्स कर रहे थे, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो लोगों को यहाँ पर जगाया, उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जगाया कि भाई यहाँ पर आपका रिलीजन ये है, आपने किसी भी लालच में, किसी भी चीज़ के लालच में यहाँ पर इस तरीके से अपना रिलीजन कन्वर्ट नहीं करना है। समझ गए। इनकी बाद में मृत्यु होती है 9 जून 1900 में। उस समय पर ये 25 की उम्र की था। आप इमेजिन करो 25 की एज में इतना कुछ कर गए। आज यहाँ पे इनको भगवान मानते हैं लोग, भगवान बिरसा मुंडा भी बोलते हैं। और आजकल के ज़माने में 25 की उम्र में यहाँ पर पूरी मतलब लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, खाली बैठे होते हैं, निठल्ले होते हैं। आप इमेजिन करो यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पे करेज होगा इन व्यक्ति के अंदर में। इनका स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। कई सारे मूवमेंट्स यहाँ पर चलाए, कई सारी तरीके से लोगों की ज़मीन बचाने की कोशिश की। एक एक्ट को भी पास करवाया इन्होंने, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 में पास होता है। इस एक्ट के तहत यहाँ पर मांग ये थी, मतलब एक्ट बाद में पास हुआ है, मांग यहाँ पर यही थी कि भाई यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल की ज़मीन है वो किसी और को ना दी जाए। देन दोस्तों यहाँ पर इनका जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा पड़ा, और उसी के बेसिस पर झारखंड राज्य क्रिएट हुआ। झारखंड राज्य बना इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर साल 2000 में, यानी 15 नवंबर को। हर साल 15 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। और अभी यानी कि आज तो 18 नवंबर हो गई, तो आज से यहाँ पर 3 दिन पहले 15 नवंबर को यहाँ पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। और 2021 में हमारी केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस का दर्जा दिया कि भाई यहाँ पर ये जनजातीय गौरव दिवस की तरह देखा जाएगा। समझ गए। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में वधवन पोर्ट के बारे में डिस्कशन की जा रही है। ये बंदरगाह काफ़ी चर्चा में है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड है VPPL, इन्होंने यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया है जिसके मकसद से क्या किया जा रहा है, 76,220 करोड़ 76,220 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च कर एक पूरा पोर्ट तैयार किया जा रहा है। आने वाले कुछ महीनों में ये सब कुछ रेडी होगा। समझ गए। तो वधवन पोर्ट न्यूज़ में है। वधवन पोर्ट क्या है, ये पोर्ट महाराष्ट्र के अंदर है, स्पेशली वधवन के अंदर में। ध्यान रखना, आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर इस पोर्ट को भी तैयार किया जा रहा है। इस पोर्ट को तैयार किया जाएगा एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से। दो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, एक तो जवाहरलाल नेहरू अथॉरिटी, दूसरा महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। ये दोनों मिलकर दोस्तों इस बंदरगाह को तैयार करेंगे। इस बंदरगाह में काफ़ी सारी स्पेशल बातें हैं। जो पास का पानी है इसका, ये काफ़ी गहरा है, यानी कि बड़े बड़े जहाज़ बिल्कुल एंड तक आ सकते हैं, इस किनारे तक आ सकते हैं, ठीक है। सामान को लोड कर सकते हैं, सामान को अगर यहाँ पर चढ़ाना हो, उतारना हो, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, वो सारा काम यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पास का पानी गहरा है। ऐसे बहुत कम बंदरगाह में होता है कि यहाँ का किनारे का पानी गहरा हो, और किनारे का पानी गहरा ना होने की वजह से बड़े जहाज़ एंड तक नहीं आते। उनको बीच में ही खड़ा करके छोटे छोटे जहाज़ जाते हैं, उनमें से सामान भर के लेकर आते हैं, या छोटे छोटे जहाज़ जाके सामान लोड करते हैं वहाँ पर। ये एक स्पेशलिटी है, इस चक्कर में इसके ऊपर एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है एक और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारा, इस बंदरगाह पे आप बहुत सारा सामान हैंडल कर सकते हो। लगभग 254 मिलियन टन्स के आसपास कार्गो को हैंडल किया जा सकता है। इस पोर्ट को एज अ ग्रीन पोर्ट भी डेवलप किया जाएगा, यानी ये जो पोर्ट है ये हमको ग्रीन फ्यूल प्रोवाइड करवाएगा हमारे शिप्स को। प्लस ये जब इस पोर्ट को बनाया जाएगा, इस बंदरगाह को तैयार किया जाएगा, तो एक बात ये भी ध्यान में रखी जाएगी कि जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको हम ऐसा क्रिएट करें कि जिससे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी दिक्कत ना हो, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे। समझ गए। अब बात आती है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बोला ना कौन कौन मिलकर इसको बना रहा है, दो इंपॉर्टेंट वेंचर्स, एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, दूसरा महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्ट है दोस्तों। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट माना जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंटेनर रखे जा सकते हैं भारत में, ठीक है। उसके अलावा इसकी लोकेशन कहाँ पर है, मुंबई में आपको ये पोर्ट देखने को मिलेगा। इस पोर्ट को हम लोग नावा शेवा के नाम से भी जानते हैं। बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ में पूरा लेक्चर सुना है
तो आप इन प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। एक एक करके पहले मैं आपको सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, लास्ट में फिर एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। तो आप बाद में रीमैच करना, चेक करना कितने सही किए कितने गलत किए, और बाकी अपना स्कोर जो है उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है नाइपर रिवर के बारे में। नाइपर रिवर को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, हाउ मैनी। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि नाइपर रिवर पूरे यूरोप में सबसे लंबी नदी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो नाइपर रिवर है ये 3 देशों से बहती है, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है नाइपर नदी मेडिटेरेनियन सी में जाकर खाली हो जाती है। तो बताओ इन तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों सही हैं, या डी सब गलत हैं, कोई सही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात की गई है। तो एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो मिसाइल है ये एक एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है। सेकंड बोलता है इस मिसाइल को जॉइंटली डेवलप किया गया है अमेरिका और इंडिया के बीच में। तो भारत और यूएसए ने यहाँ पर इसको बनाया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा मुंडा जी को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे जो कि बिहार रीजन से बिलोंग किया करते थे। सेकंड, इन्होंने यहाँ पर जो ज़बरदस्ती तरीके से जो अंग्रेज़ की सरकार ज़मीन वगैरह कब्जा रही थी उसके खिलाफ में इन्होंने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को लेकर। बताओ 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था साल 2010 में अंडर द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव जो कि वर्ल्ड बैंक का है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि भारत भी यहाँ पर इस रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे रेड सेंडर्स के बारे में पूछा गया, यानी कि वही लाल चंदन वाली लकड़ी के बारे में। इसको लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये रेड सेंडर है ये केवल और केवल इंडिया के ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो रेड सेंडर है दोस्तों इसको लगाने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए हमें हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो रेड सेंडर है इसको हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 के अंदर में कवर किया हुआ है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर A1 ओनली यानी केवल 1, ऑप्शन नंबर B केवल 2, ऑप्शन नंबर C तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर D सारे के सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है, यहाँ पे एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सर्टोडैक्टिलस वेरेंगेंटेंसिस। ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर A क्या ये कोई मकड़ी है, या B गैको है, या C वायरस है, या फिर कोई फ्रॉग की स्पीशी है। बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पॉसिबिलिटी की डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई जो कॉलोनियल इंडिया है, कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्रूज़ैडो एंड एस्प्रा, ये 2 चीज़ें न्यूज़ में थी, ये क्या है? ऑप्शन नंबर A क्या ये कोई मर्चेंट गिल्ड है, या कोई टैक्सेशन सिस्टम था, या मिलिट्री कैंपेन थे, या ये कॉइन थे। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने इस लेक्चर से सीखी होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। मैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूँ। आप उसको रीमैच करना, चेक करना कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, फिर लास्ट में यहाँ पर अपना स्कोर बताना। ठीक है, आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना हम शुरू करेंगे। यहाँ पे बात की गई थी कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्रूज़ैडो और एस्प्रा, ये दोनों चीज़ें न्यूज़ में थी। ये क्या थी? ये दोनों सिक्के थे, आपको पता होगा, बता दिया। पोर्चुगीज़ रूलर्स ने यहाँ पर ये जो सिक्के हैं इसको जारी किए थे, सोने चांदी के सिक्के। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल में पूछा गया था आपसे सर्टोडैक्टिलस वेरेंगेंटेंसिस, ये न्यूज़ में था। ये क्या है? तो एक नई गैको की स्पीशी है, वो गैको की स्पीशी जो कि मिजोरम के अंदर पाई गई है। मिजोरम जो कि हमारा इंडिया का एक नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रेड सेंडर्स को लेकर। बताओ 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। इनमें से केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो ये लाल चंदन की लकड़ी है ये केवल और केवल भारत के ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ऐसा है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने ये सही लगाया होगा कि भाई ये तो पढ़ाया था। नहीं, ध्यान से आपने सुना होगा, मैंने बोला था केवल और केवल आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है।
केवल आंध्र प्रदेश, पूरा इंडिया का ईस्टर्न घाट नहीं दोस्तों, ईस्टर्न घाट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, कई सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। समझ गए? तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, रेड सेंटर्स को उगाने के लिए हमें हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 4 में कवर किया गया, बिल्कुल सही, दैट इज वाइट। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जी, यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसको 2010 में लॉन्च किया गया था हमारे ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तौर पर। इंडिया भी इसका हिस्सा है। इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है? कुछ 13-14 कंट्रीज़ है, स्पेशली 13 कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर हमें टाइगर की पॉपुलेशन को इंप्रूव करना है, रिवाइव करना है, ये हमारा मेन मकसद था। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एरो 3 मिसाइल को लेकर। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ये जो एरो 3 मिसाइल है ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दूसरा, ये एक जॉइंटली डेवलप यूएसए और इंडिया के थ्रू बनाया गया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है? सिंपल सी बात है भाई, एक ही स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही है? वो भी पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला क्यों गलत है? भाई इंडिया का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है, ये भारत और यूएसए नहीं, इजराइल और यूएसए ने मिलकर बनाया है। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है बाहर से तो उसको हवा में मारकर गिराने का ये काम करती है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नाइपर रिवर को लेकर, बताओ 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? चलो पहला पढ़ते हैं कि नाइपर रिवर पूरे यूरोप में सबसे लंबी नदी है। ऐसा है क्या? नहीं, सबसे नहीं है, चौथी सबसे लंबी नदी है। दैट इज वाई पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, ये नदी रशिया, यूक्रेन, बेलारूस से बहती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, ये नदी मेडिटेरेनियन सी में खाली हो जाती है। गलत है। क्यों? मेडिटेरेनियन सी नहीं दोस्तों, रशिया से आकर बेलारूस से गुजरकर यूक्रेन को क्रॉस करके ब्लैक सी में गुजरती है, ब्लैक सी में खत्म होती है, ना कि मेडिटेरेनियन सी। दैट इज वाई यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, केवल एक स्टेटमेंट सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो बताओ भैया क्या आपका स्कोर आया है नीचे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।